गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम बुद्धि के अन्य सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं बुद्धि के अगले सिद्धांत। आज हम जो सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे वो है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सभी एग्जाम्स में आपके इस टॉपिक में से प्रश्न आते हैं, यानी इस सिद्धांत में से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। त्रिआयामी जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने 1967 में। इस सिद्धांत को और अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। तो देखिए इस सिद्धांत को और कौन से अन्य नाम दिए गए हैं। पहला नाम है प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। प्रज्ञा का अर्थ होता है बुद्धि, तो प्रज्ञा संरचना सिद्धांत, इसी सिद्धांत को कहते हैं बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत से कहते हैं। त्रिविमाय सिद्धांत इसे कहते हैं, 3D थ्योरी से कहा जाता है, 3 डायमेंशनल थ्योरी भी कहा जाता है। COP थ्योरी इसे कहा जाता है। C मतलब कंटेंट यानी विषय वस्तु, ऑपरेशन यानी संक्रिया और प्रोडक्ट यानी उत्पाद। तो इस सिद्धांत को COP थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में गिलफोर्ड का क्या मानना है कि जो बुद्धि है यानी इंटेलिजेंस क्या है, गिलफोर्ड के अनुसार इंटेलिजेंस इक्वल टू C इंटू O इंटू P, यानी ये इसकी बुद्धि के अंदर 3 आयाम होते हैं। C यानी विषय वस्तु, O यानी संक्रिया और P यानी उत्पाद। इन तीनों की जो संपूर्ण क्रिया है वो क्या कहलाती है, बुद्धि कहलाती है। ये किसका मानना है, गिलफोर्ड का। आइए इस सिद्धांत को हम इस 3D मॉडल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि ये एक 3D थ्योरी है। अब देखिए क्या है ये थ्योरी और बुद्धि क्या है गिलफोर्ड के अनुसार, इसको आप पढ़ने के बाद समझ जाएंगे। आइए देखिए बात करते हैं, जैसे ग्राफ के अंदर ऊंचाई चौड़ाई लंबाई 3 आयाम होते हैं, उसी प्रकार देखिए बुद्धि के अंदर 3 आयाम बताए हैं इन्होंने, वो है विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। 3 आयाम है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु का अर्थ होता है समस्या समाधान के लिए हमें जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, विषय वस्तु। जब कोई विषय वस्तु आएगी वही आपके सामने समस्या को सॉल्व करने की पहली सिचुएशन होती है, तो आप उसको क्या कहेंगे, वह सामग्री जिससे समस्या समाधान करना आरंभ होता है उसे हम कहेंगे विषय वस्तु। तो गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के अंदर 4 भाग बताए हैं। यहाँ देखिए ये जो भाग है 4, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। यहाँ पे पहला भाग है, पहले भाग का नाम है आकृत्यात्मक, दूसरे का नाम है प्रतीकात्मक, तीसरे का नाम है शाब्दिक और चौथे का नाम है व्यवहारिक। अब देखिए ये होते क्या है, यानी व्यक्ति के सामने जो विषय वस्तु आती है वो आकृति के रूप में आ सकती है। आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है, वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार, कोई भी आकृति हो सकती है, तो वो आकृत्यात्मक आपकी विषय वस्तु कहलाती है। प्रतीकात्मक कोई अंक चिन्ह के माध्यम से अगर आपके सामने कुछ विषय वस्तु आती है तो वो प्रतीकात्मक विषय वस्तु है। शाब्दिक यानी शब्द, आपके जो विचार, अर्थ, वो जो है वो आएंगे आपके शाब्दिक के अंदर। और व्यवहारिक के अंदर होता है आप वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो आएगा आपका व्यवहारिक। जैसे समझ लीजिए एक बालक है, वो बालक चॉकलेट मांगने के लिए नाटक कर रहा है, तो ये जो व्यवहार है वो कौन सा है, ये व्यवहारिक है। तो वो विषय वस्तु कौन सी है, व्यवहारिक विषय वस्तु है। तो 4 प्रकार की विषय वस्तु किसने बताई है, गिलफोर्ड ने। किसके अंदर, विषय वस्तु के अंदर। देखिए विषय वस्तु का अर्थ क्या होता है, आप देखिए जब हम किसी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमें कच्चा माल चाहिए, तो सिंपल भाषा में ये विषय वस्तु क्या है, वो कच्चा माल है जिससे उत्पाद तैयार होने वाला है। तो आपको समझ में आ गया होगा विषय वस्तु क्या है। व्यक्ति के सामने सबसे पहले विषय वस्तु आती है जो 4 तरीकों से आ सकती है। अब देखिए अगला क्रम क्या है, O यानी ऑपरेशन, जिसे हम कहते हैं संक्रिया। विषय वस्तु के बाद क्या आएगी, संक्रिया। अब देखिए गिलफोर्ड ने संक्रिया के 5 भाग बताए हैं, यानी व्यक्ति विषय वस्तु आते ही 5 प्रकार यानी 5 भाग के रूप में संक्रिया करता है। संक्रिया के क्या भाग होते हैं, देखिए पहला देखिए संज्ञान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है। व्यक्ति के सामने जैसे ही समस्या आएगी तो वो उसे समझने का प्रयास करेगा, मानसिक क्रिया करेगा और अपने जितने भी अनुभव है उसका प्रयोग करेगा उसे समझने के लिए। अगला देखो स्मृति,
वो अपनी स्मृति का प्रयोग करेगा उस समस्या के समाधान के लिए। अगला देखिए, वो चिंतन करेगा। चिंतन यहाँ दो प्रकार के हैं, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो कैसा चिंतन करे। अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। देखिए, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन को मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। अभिसारी चिंतन जो होता है वो परंपरावादी चिंतन है और अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मक चिंतन है। यानी यहाँ पे नए विचार है, वहां पे पुराने विचार है। आपके सामने जब आप रूढ़िगत तरीके से कोई चिंतन कर रहे हो तो वो अभिसारी चिंतन है, और नए तरीके से कर रहे हो तो वो अपसारी चिंतन है। अभिसारी चिंतन से सीधा एक ही हल निकलता है और अपसारी चिंतन से बहुत सारे हल निकलते हैं। जैसे समझ लीजिए, आपको एक विषय वस्तु दी गई, आपको प्रश्न पूछा गया कि लाल किला किसने बनाया, तो आप सीधा अभिसारी चिंतन करेंगे और उत्तर दे देंगे। और अगर आपको पूछा जाए कि लाल किला किसने और क्यों बनाया, तो इसके लिए जो चिंतन होगा वो होगा अपसारी चिंतन। ठीक है। और देखिए अगला, मूल्यांकन। मूल्यांकन जो भाग है, इसमें व्यक्ति के सामने जो भी विषय वस्तु होती है वो उसके गुण और दोष उसको समझता है, उसके बारे में व्याख्या करता है, वो होता है मूल्यांकन। तो देखिए, संक्रिया के कितने भाग है? 5। संक्रिया के बाद में क्या होता है? उत्पाद तैयार होता है। यानी आपके सामने समस्या थी, विषय वस्तु आई, उसकी आपने संक्रिया की। संक्रिया का अर्थ होता है आपने मानसिक क्रियाएं की है, उस चीजों को समझने के लिए, सुलझाने के लिए जो भी मानसिक क्रिया करते हो उसी को क्या कहते हैं? संक्रिया कहते हैं। संक्रिया के बाद होता है उत्पाद। अब आपका वो उत्पाद आएगा जिसके लिए आपने संक्रिया की थी। तो जो उत्पाद है वो 6 प्रकार से आ सकता है। इसके 6 भाग बताए गए हैं, इकाई के रूप में, वर्ग के रूप में, संबंध के रूप में, पद्धति के रूप में, रूपांतरण के रूप में, निहितार्थ और आशय के रूप में। तो व्यक्ति के जो उत्पाद है वो किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। देखिए, ये जो उत्पाद होता है कि वो किस प्रकार से प्रस्तुत होगा वो विषय वस्तु पर निर्भर करता है। जैसी विषय वस्तु होगी वैसा ही उसका उत्पाद प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको ये पूरी क्रिया में एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। मानिए आपके सामने एक विषय वस्तु आई, कहानी, जो शाब्दिक विषय वस्तु के अंदर से समझ लीजिए आप आती है। आपके सामने कहानी दी गई, अब उस कहानी को आप पढ़ोगे, समझोगे, उसके लिए संक्रिया करोगे। ठीक है। तो उसमें आप मूल्यांकन करोगे कि ये कहानी में क्या है, इसका क्या अर्थ है, इसमें क्या मतलब निकलता है, और लास्ट में जो इसका मॉरल निकालोगे आप, वो जो उत्पाद निकलेगा वो किसके रूप में निकलेगा? आशय के रूप में और निहितार्थ के रूप में। तो जिस प्रकार की आपकी विषय वस्तु उसी प्रकार की आपकी संक्रिया होगी, और संक्रिया के द्वारा आप क्या निकालोगे? उसी प्रकार का आपका उत्पाद निकलेगा। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो क्रम होता है किस प्रकार चलता है। व्यक्ति में सबसे पहले विषय वस्तु आती है, फिर वो संक्रिया करता है और उत्पाद निकलता है। तो इसी को क्या कहा है? बुद्धि कहा है। किसने? गिलफोर्ड ने। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, ये जब पहले बनाया गया था, सबसे पहले गिलफोर्ड ने इसे प्रस्तुत किया, तो यहाँ पे देखिए 4 भाग लिए गए थे विषय वस्तु के, 5 भाग लिए गए थे संक्रिया के, और 6 भाग लिए गए थे उत्पाद के। तो यानी पहली बार जब गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत समझाया तो इसमें कितने खंड थे? 120 खंड। 4 × 5 × 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, तो 120 खंड दिए गए थे। अब देखिए, बाद में गिलफोर्ड ने एक संशोधन किया। क्या संशोधन किया? उन्होंने आकृत्यात्मक भाग को हटा दिया, ये भाग हटा दिया और यहाँ को इसको 2 भागों में बांट दिया, एक श्रव्य और दूसरा दृश्य। तो अब देखिए, यहां पे कितनी हो गई विषय वस्तु? 5 हो गई। 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अगला जो खंड पूरा होता है उसमें देखिए क्या होता है कि विषय वस्तु 4 से कितनी हो गई है? 5। संक्रिया 5 ही है, उत्पाद यहाँ 6 ही है। तो देखिए कुल मिलाकर कितने खंड हो गए? 150 खंड। इसके बाद 1988 में एक और संशोधन किया, वो गिलफोर्ड के जो शिष्य थे उन्होंने किया था, और वो क्या संशोधन था? उन्होंने इस स्मृति भाग को हटा दिया और इसको 2 भागों में बांट दिया। अब देखिए 2 भाग क्या हो गए? यहाँ पे स्मृति लेखन और दूसरा यहां बदल दिया स्मृति धारण।
तो अब देखिए हमारी संक्रिया में जो भाग है उसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी अब संक्रिया में कितने भाग है, 6 भाग है। तो देखिए अब जो नया खंड तैयार हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, विषय वस्तु यहाँ पे 5, यहाँ पे संक्रिया कितनी हो गई है, 6, और उत्पाद जो है वो 6 के 6 है। तो यहाँ पे जब हम इनका गुणा करते हैं तो पूरे कितने खंड आते हैं, 180 खंड। तो आपके सामने प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है उसमें कितने खंड है, तो उत्तर होगा 180 खंड। और यदि पूछा जाए कि पहले कितने खंड थे तो इसका उत्तर होगा 120 खंड। तो ये है गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। अब आगे चलते हैं नए सिद्धांत की ओर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये दिया है गार्डनर ने 1983 में, ये सिद्धांत उन्होंने दिया था। उनकी एक पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, इसके अंदर इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आइए समझते हैं कि ये बहुबुद्धि जो सिद्धांत है ये क्या है, इनके अनुसार बुद्धि क्या है। देखिए इन्होंने जी फैक्टर का विरोध किया है, यानी जन्मजात जो कारक है उनका विरोध किया है, और मूल रूप से 7 प्रकार की योग्यताएं बताई है इस सिद्धांत में गार्डनर ने। कितनी, मूल रूप से 7। और इस सिद्धांत में भी बाद में संशोधन किया गया था और बाद में इसके प्रकार कितने हो गए थे, 9। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हम इन 7 योग्यताओं को समझते हैं जो कि गार्डनर ने बताई है बहुबुद्धि सिद्धांत में। देखिए पहली योग्यता जो है या पहली बुद्धि जो है, इन्होंने क्या 7 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। तो पहला जो प्रकार है वो तार्किक गणितीय बुद्धि, यानी व्यक्ति में जो तर्क करने की क्षमता होती है, गणितीय जो भी समस्या है उसकी समाधान करने की जो क्षमता होती है वो कौन सी बुद्धि है, तार्किक गणितीय बुद्धि। और कौन से व्यक्ति में ये पाई जाती है, जैसे गणितज्ञ हुए, वैज्ञानिक हुए, तो इनके अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो बुद्धि होती है तार्किक बुद्धि। अगला देखिए भाषात्मक शाब्दिक बुद्धि। ये जो बुद्धि है इसके अंदर व्यक्ति के अंदर वाक्यों और शब्दों को समझने की योग्यता होती है, और शब्दों के जो क्रम होते हैं उनके बीच के संबंध को समझने की योग्यता पाई जाती है। वो कौन सी बुद्धि होती है, भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि। अब देखो कौन से व्यक्ति है जिनमें ये पाई जाती है, गीतकार, वकील, पत्रकार, कवि, लेखक, व्याख्याता, इन सभी के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो कौन सी बुद्धि है, भाषात्मक या शाब्दिक बुद्धि। अगली देखिए संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि क्या होती है, जो व्यक्ति को लय और सुर का, ताल का ज्ञान होता है, वो जो क्षमता होती है उसके अंदर वो संगीतात्मक बुद्धि होती है। और कौन से व्यक्ति के अंदर ये पाई जाती है, देखिए ढोल, सारंगी या और भी कोई वाद्य यंत्र को बजाने वाले और संगीतकार जो होते हैं उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। अगली देखिए स्थानिक देशिक बुद्धि। स्थानिक देशिक बुद्धि का अर्थ क्या होता है, इसे हम आकाशीय बुद्धि भी कहते हैं। इसमें व्यक्ति मानसिक प्रतिबिंबों का निर्माण करता है, कल्पना करने की क्षमता होती है, इसके अंदर दिशा समझने की योग्यता होती है, वो होती है स्थानिक बुद्धि। और किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है, देखिए पायलट, मूर्तिकार, वास्तुकार, शिल्पकार, चित्रकार, सर्वेक्षक, इन सब के अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि देखिए शारीरिक गति बुद्धि। शारीरिक गति को नियंत्रण करने की जिसमें योग्यता होती है या वस्तुओं को ठीक रूप से उपयोग करने की जिसमें योग्यता होती है, उस व्यक्ति में शारीरिक बुद्धि होती है। और कौन कौन से होते हैं वो, धावक, नर्तक या नर्तकी, खिलाड़ी, सर्जन, जिम्नास्टिक आदि, इन सभी के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो होती है शारीरिक गति बुद्धि। अगली बुद्धि देखिए व्यक्ति आत्मन बुद्धि, जिसे अंतर व्यक्ति बुद्धि भी हम कहते हैं। देखिए जो व्यक्ति स्वयं को जानता है, अपने भावों और संवेगों पर उसका नियंत्रण होता है, ऐसे व्यक्ति के अंदर व्यक्ति आत्मन बुद्धि होती है। कौन से होते हैं ये व्यक्ति, योगी, संत, महात्मा, इनके अंदर व्यक्ति आत्मन बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि देखिए व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, जिसे अंतर व्यक्ति बुद्धि भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति दूसरों के विचार, इच्छाओं, भावनाओं आदि को समझता है। तो वो कौन सी बुद्धि है, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। किसमें किसमें होते हैं, देखिए नेता, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, दुकानदार, इन सभी में ये बुद्धि पाई जाती है। एक मनोवैज्ञानिक आपका मन पढ़ सकता है, उसे सब पता होता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं।
दुकानदार को पता होता है कि ये ग्राहक सामान लेने आया है या नहीं आया है। तो इन सबके अंदर जो बुद्धि है वो है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि। अगली बुद्धि देखिए, 7 तो इसके मूल प्रकार थे, बाद में जब संशोधन हुआ तो पहला संशोधन हुआ 1998 में। और कौन सी बुद्धि जोड़ी गई? प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि का अर्थ होता है कि जिसमें प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता होती है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि है? प्राकृतिक बुद्धि है। अब प्रकृति से संबंधित कौन कौन है देखिए, किसान, शिकारी, वनस्पति विज्ञानी, पर्यटक, इन सभी के अंदर जो बुद्धि पाई जाती है वो है प्राकृतिक बुद्धि। अगली बुद्धि 2000 में इसका संशोधन किया गया था और जोड़ी गई थी अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि का अर्थ होता है कि व्यक्ति जीवन के रहस्यों को जानने की क्षमता रखता है। वो मृत्यु और जन्म के बीच क्या संबंध है, ये क्या है, ये जो क्षमता होती है, ये जो योग्यता है, वो है अस्तित्ववादी बुद्धि। और ये किसमें पाई जाती है? जो दार्शनिक चिंतन करते हैं उन व्यक्तियों के अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। तो देखिए, ये था गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। और लास्ट सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, तरल व ठोस बुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था कैटल व हॉर्न ने 1963 में। देखिए, समझते हैं क्या है तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि देखिए, तरल बुद्धि होती है जन्मजात बुद्धि, जिसमें जी फैक्टर होता है। जी फैक्टर का मतलब ये है कि ये जन्मजात है, वंशानुकरण है। अब इस बुद्धि का जो संबंध है वो किससे होता है? वो तर्कना क्षमता और प्रत्यक्षीकरण अनुकूलन से होता है। मतलब व्यक्ति जो तर्क करता है वो किससे संबंधित है? उसकी तरल बुद्धि से संबंधित है। प्रत्यक्षीकरण अनुकरण यानी उसके सामने जो भी प्रत्यक्ष, जो भी समस्या, जो भी स्थिति आई है, वो उसके साथ कैसे अनुकूलन करता है, ये जो क्षमता होती है वो होती है तरल बुद्धि। ये जो तरल बुद्धि होती है, इसका जो विकास है व्यक्ति में, वो लगभग अधिकतम किशोरावस्था तक हो जाता है, यानी 14 से 15 वर्ष तक व्यक्ति के अंदर तरल बुद्धि का विकास हो जाता है। अगली बुद्धि देखिए, ठोस बुद्धि। ये अर्जित होती है और इसमें ऐस बुद्धि पाई जाती है, यानी वातावरण द्वारा अर्जित। ये जो बुद्धि है ये वातावरण की देन है। इसका संबंध होता है तथ्यात्मक ज्ञान के साथ। तथ्यात्मक जो ज्ञान है वो किससे संबंधित है? आपकी ठोस बुद्धि से। अब देखिए, ये वातावरण से संबंधित है और वातावरण में बहुत सारी समस्या आती रहती है, आप समाधान करते हो, आपके पास बहुत सारी सूचनाएं, अनुभव एकत्रित होते जाते हैं। तो वो जो बुद्धि आपके अंदर विकसित होती है, जो क्षमता होती है, वो ठोस बुद्धि होती है। और ये इसका जो विकास है वो अधिकतम विकास जो है व्यक्ति में व्यस्त अवस्था तक होता है, यानी 25 से 30 वर्षों तक व्यक्ति के अंदर ठोस बुद्धि का विकास हो जाता है। तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि में कैटल और हॉर्न ने तरल बुद्धि को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है और इसे कम महत्वपूर्ण माना है। तो ये थे आपके बुद्धि के